सर मेरा नाम कार्तिकेय लाटा है। मेरा गृह ज़िला सीकर है। मैंने बीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बीआईटी मैसरा से किया है और इसके बाद मैंने 2 साल इन्फोसिस लिमिटेड में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया और अभी वर्तमान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर हूँ। और मुझे समसामयिक मुद्दों पे विचार विमर्श करना, डिबेट करना अच्छा लगता है। अच्छा, ये आप अभी जॉब में हैं, जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? बाकी आज तो बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए जॉब लगना था और आप जॉब छोड़ रहे हैं। सर मतलब मेरा एक शुरू से ये था कि मुझे प्रशासन में जाने हैं। जब मैं इसमें जब ज्वाइन कर रहा था तभी मेरी इच्छा थी कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, क्योंकि एज ए मुझे कुछ डिसीजन मेकिंग की सीट थी, एज ए मैनेजर था, तो कुछ गुण सीखे तो अच्छा लगता है। नहीं, आपने मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा, ये एम कब बनाया आपने? सर ये एम वैसे देखा जाए तो स्कूल में जब सब्जेक्ट का सिलेक्शन लिए जा रहा था तभी से ही मेरे दिमाग में था। तो आपने बीई जो किया वो बिना एम के किया है? बी सर एम था उसके पीछे। मेरी था कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। तो वो एम था कि ये एम है? एम तो कोई एक होगा। नहीं सर, एम्स तो मेन लक्ष्य तो यही था, बट तात्कालिक रूप से ये था प्रथम लक्ष्य कि मैं पहले मैथमेटिक्स करूं, जो मेरा प्रथम इंटरेस्ट है। क्योंकि प्रशासन में तो एज ए ग्रेजुएशन एक योग्यता होती है और आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, इसलिए फिर मैंने ये चूज़ करके फिर किया। बी क्यों चूज किया? क्या एम से किया? मैथमेटिक्स अच्छी है इसलिए? उस समय सर इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में जाना है तो इसलिए ले लिया। अच्छा, और बाद में इंटरेस्ट बदल गया? सर इंटरेस्ट वो चीज़ पूरी करी, फिर कुछ दिन काम करके देखा तो लगा कि अब ठीक है, अब चलना चाहिए प्रशासन की तरफ, इसलिए चल दिए। तो प्रशासन कितने दिन हम छोड़ेंगे? प्रशासन बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन तो वही लक्ष्य है कि जिसको प्राप्त करना है। आप एक भारत के नागरिक के नाते थोड़ा सा एक बार विचार करिए कि आपने बीई किया, जी है सर। ना? तो हमारे देश का कितना बड़ा संसाधन आपको इंजीनियर बनाने में लगा, जी है ना? तो ये एक तरह से कहीं राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में आपका इसको छोड़ना ये गलत नहीं क्या? सर जैसे मैंने यहाँ इसमें लिया, आपकी बात एक सही है ऐसे, परंतु ये है कि जैसे यहाँ से मैंने कुछ ऐसे गुण सीखे हैं, मैं अच्छी चीज़ें सीखी हैं, तो मेरे में एक पर्सनैलिटी एनरिचमेंट हुआ है, जो मुझे फील होता है कि ये प्रशासन में एक फ़ायदा का एक मतलब अच्छा होगा। इस फील्ड में जाने के लिए सरकार ने व्यवस्था की, हमको देश को कुछ इंजीनियर चाहिए। जी सर। और इसलिए ये कॉलेज खोले, इतनी बड़ी आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार किया, लेक्चरर्स लगे, तो ये सब जो तैयार किया है ना वो आपके लिए किया है। जी सर। और आप उसको छोड़ रहे हैं। इंजीनियर की ज़रूरत है देश को? डेफिनेटली इसकी ज़रूरत है और मैंने जैसे किया, रेपुटेड इंस्टीट्यूट भी था, और परंतु ये कि मेरी पहली चीज़ तो सर कि एज ए इंजीनियर लोग जैसे रघुराम राजन हैं, वाले इंजीनियर थे, फिर वो गवर्नर भी बने हैं, और इंजीनियर का ये कि आप कहीं भी जा सकते हैं। और सेकंड चीज़ ये कि सर मेरी जैसे सेल्फ फाइनेंस सीट थी, तो वैसा एक वो दृष्टिकोण थोड़ा कम इन्वॉल्व होता है सर। आप एक बताइए, ये जो आप कह रहे हैं ना समसामयिक मुद्दों पर आपका चर्चा करना, ये आपका रुचि का विषय है, इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं कुछ, या अखबार देख करके? कैसे मुद्दे आपके इंटरेस्ट के हैं सर? कौन से मुद्दे विशेष तौर से? विशेष तौर पे सर मैं आईआर के रिलेटेड मुद्दे ज़्यादा डिस्कस करने की मेरा इंटरेस्ट रहता है। मैं जैसे नॉट कोई फिक्स अखबार नहीं, कोई भी डाइवर्सिफाइड रीडिंग कर लेता हूँ। कभी कोई शो देख लिया या नहीं देख पाता तो कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, ये मेरा रहता है सर। तो अभी भारत का किन देशों के साथ में संबंध पहले से कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा कहा जाए तो? सर 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने प्रधानमंत्री बने, उसके हिसाब से एक अलग ही अप्रोच नज़र आती है अपनी विदेश नीति के अंदर। और चाहे हमारे नेबरहुड और वहाँ से हमारे एक्सटेंड नेबरहुड के अंदर जो भी हमारे जो कंट्रीज़ थे, उनके साथ हमारे रिलेशन एक नई एनर्जी के साथ नज़र आते हैं, एक सिनर्जी नज़र आती है। और जो टॉप वर्ल्ड पावर्स है P5 उनके साथ भी एक है। तो अगर वर्तमान में देखिए, श्रीलंका से हमारे रिश्ते पहले थोड़े तल्ख थे। महिंदा राजपक्षे जब वहाँ पर राष्ट्रपति थे, वहाँ पे नई गवर्नमेंट के आने के बाद में, अब सिरिसेना जी के आने के बाद में एक नई एनर्जी है। बांग्लादेश से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। और मिडिल ईस्ट में
हमारे रिश्ते अच्छे सभी से। खैर वहाँ पे तो खैर परंपरागत रूप से हमारे अच्छे ही थे। सर बेटा, ये चूँकि फूड कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हो, खाद्य सुरक्षा को कैसे परिभाषित करोगे? सर खाद्य सुरक्षा एक वृहद संकल्पना है जिसमें कि आप उसको अवेलेबल कराएं फूड, वो उसकी अप्रोच अवेलेबल हो, वो उसको एसिमुलेट कर पाए और उसको रिटेन कर पाए। मतलब सैनिटेशन भी उसके साथ होना चाहिए और वो स्वस्थ भी रहे और वो पौष्टिक भी हो, तो वो अपने आप में एक पूर्ण खाद्य सुरक्षा है। अच्छा, हमने खाद्य सुरक्षा के लिए एक अधिनियम बनाया है, क्या है वो अधिनियम? सर वो अधिनियम का नाम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है और उसमें हमने भोजन का अधिकार दिया है, जो कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का एक सब पार्ट है सुप्रीम कोर्ट के अधीन। उसमें हमने लगभग 67% जनसंख्या को टारगेट रख करके उनको 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो राइस, 5 रुपये टोटल 25 केजी पर व्यक्ति को हम उसको अनाज देंगे महीने का। 25 केजी। अच्छा, अंत्योदय योजना में यस सर। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जी सर। एक छोटा सा अंतर क्या है? सर छोटा सा एक अंतर है, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँ, सॉरी, कि 5 किलो अनाज उसका है। अंत्योदय जो 35 किलोग्राम का था, जो मतलब जो वंचित वर्ग में अति वंचित वर्ग है उसको पूरे परिवार को 35 किलो अनाज देंगे। और इसमें ये है कि आप 25 किलो का ही अनाज बैठता है अगर 5 का परिवार है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज है इसमें। ठीक है। दूसरा ये बताइए कि ये MSP की हम बात करते हैं, जी सर, है ना? तो MSP लेवी प्राइस और मार्केट प्राइस, जी सर। क्या अंतर है? सर MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो किसान को सरकार पहले एक डिक्लेयर करती है कि आपको ये न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार के द्वारा, या तो अगर सरकार खरीद करेगी तो, या फिर बाज़ार में उससे कम मूल्य पे वो सामान नहीं, कानूनी रूप से नहीं खरीदा जाएगा, वो है। लेवी प्राइस सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद ये। अच्छा चलो, इशू प्राइस क्या होता है? इशू प्राइस ये कि जिस प्राइस के ऊपर सरकार निर्गत मूल्य है, जिस पे सरकार खाद्यान्न को इशू करते हुए जो लागत लगती है सरकार की, जैसे APL के लिए 6 रुपये, मतलब उससे थोड़ा हायर प्राइसेस प्रावधान किया गया है, और जिसमें थोड़ा एक स्लैब में इशू प्राइस का कीमत MSP से ज़्यादा होता है सरकार के, जिसमें कुछ जो इंसिडेंसेस है, कॉस्ट है, वो सम्मिलित हो जाती हैं सर इशू प्राइसेस के अंदर। और FPS क्या होता है? फेयर चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, कोई बात नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है? सर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश CACP द्वारा की जाती है। और उसका विस्तार क्या है? उसका CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड कॉस्ट। ठीक, बहुत अच्छे। अब ये बताइए कि हम जब सुरक्षा की बात करते हैं, इसको हम स्टंटिंग और वेस्टिंग से जोड़ करके करते हैं, जी सर, है ना? तो स्टंटिंग और वेस्टिंग क्या है? सर स्टंटिंग और वेस्टिंग फिजिकल जो अपने पैरामीटर से उससे रिलेटेड है कि आपकी सामान्य से कम लंबाई है, कुपोषित है, आप स्टंटिंग है। वेस्टिंग है आप मतलब जो आपकी लंबाई के अनुरूप आपका वेट होना चाहिए, आपका वेट नहीं है, तो वो सर वेस्टिंग कहलाती है। दोनों ही कुपोषण को मापने के एक पैरामीटर्स हैं। हमने ये खाद्य सुरक्षा 2013 जी सर, इस बात को इतनी तवज्जो क्यों दी? क्या क्या बैकग्राउंड है हमारा? सर खाद्य सुरक्षा एक तवज्जो देने के एक बहुत मतलब पूरे इतिहास में जाना चाहूँगा मैं। नहीं, जहाँ इतिहास में जाने का जरूरत, आप तो उसको GHI से जोड़ दो, बस खाली इतना बता दो मुझे। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स से जोड़ना चाहूँगा। अब बताइए क्या है? सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अधीन ये कि विश्व में टोटल जो भुखमरी की समस्या है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा साउथ एशिया का है, और उसमें भी भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि जिसको भोजन प्राप्त नहीं हो पाता दोनों समय दिन क्या के। भूख में और भुखमरी में अंतर है क्या कोई? सर भुखमरी एक मतलब एक बड़ी एक इंटेंसिवली अगर बड़ी समस्या है, भूख है कि एक सामान्य शब्दावली है, और भुखमरी है कि भूख के कारण लोगों की मृत्यु होना, वो एक भुखमरी होगा सर। ठीक ठीक। आपने कहा आप सीकर से, जी सर। लोहारगल कोई जगह है आसपास? हाँ सर, एक लोहागढ़ है। लोहागढ़ नहीं, लोहारगल। लोहारगल है।
कहाँ, सीकर में, झुंझुनू में? सर वैसे ऐसा शायद झुंझुनू में है, मैं माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, कॉपर का माइनिंग होता है कहीं पे शेखावट एरिया में? यस सर। कौन सी जगह होता खेतड़ी में सर। है? अच्छा, आसपास कहीं और भी माइनिंग है क्या, नीम का थाना एरिया वगैरह? सर वहाँ यहाँ मतलब निमका थाना के पास में, सिरोही के आसपास में इमारती पत्थर जहाँ से सीमेंट वगैरह के लिए निकलता है, और थोड़ा थोड़ा लोहा भी निकलता है वहाँ से। दीनदयाल जी उपाध्याय साहब, जी सर। अभी नाम भी है और अच्छे थे, उनका सीकर से कुछ जुड़ा था क्या? जी सर, जुड़ाव रहा है उनका। क्या कोई पता? उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा सीकर जिले में ही कल्याण सिंह कॉलेज स्कूल से ही प्राप्त करी थी। मूल उनके मामा कल्याण जी सिंह कॉलेज से की थी या स्कूल से की थी? सर, उस या समय नहीं स्कूल की थी? था, स्कूल था उस समय सर, ये स्कूल था। और आप सिस्टम इंजीनियर हो? ये सर था सर पहले। थे, तो ये सिस्टम इंजीनियरिंग क्या होता है? मैं आम आदमी हूँ, मेरे को समझाओ क्या होता है। सर सिस्टम्स इंजीनियर, सिस्टम मतलब एक तंत्र है, मतलब विभिन्न आप पार्ट्स जोड़ें और एक डिजायर्ड आपको एक रिजल्ट मिलने के लिए आप उस हिसाब से उनका कोऑर्डिनेशन करें, वो एक सिस्टम्स है। जैसे एक मैकेनिकल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होती है, तो उसको तो हम समझ जाते हैं, लेकिन ये सिस्टम इंजीनियरिंग, सर सिस्टम्स इंजीनियर बेसिकली सिस्टम्स है, सिस्टम है, सिस्टम्स इंजीनियर है ये टर्मिनोलॉजी। वहाँ आईटी कंपनीज अपने हिसाब से सर कस्टमाइज कर लेती टर्म्स को, कि एक जर्नलिस्टिक टर्म दे दी जाती है कि उस इंसान को, मतलब जो एम्प्लॉय है उसको एज ए टेस्टिंग, डेवलपमेंट या किसी भी डोमेन में आप लगा सकते हैं, तो बार बार आपको डेजिग्नेशन चेंज करने की दिक्कत नहीं होती है वहाँ पे। आप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में रहे? जी सर। स्टोरेज किया जाता है फूड का, है ना? उसमें जो फूड स्टोर किया जाता है वहाँ कुछ पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं क्या? ये सर। कि कौन कौन से, कुछ आइडिया है? थोड़ा बहुत आइडिया सर। कौन सा? एल्फी होती है, एल्यूमिनियम फास्फाइड का यूज़ किया जाता है। तो हाउ डेंजरस दीज केमिकल्स आर? वेरी डेंजरस सर। एंड देन दे आर गोइंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर? नो सर। तो क्या एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट टेक्निकल स्टाफ होता है, क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ होता है, और वो सेट पैरामीटर्स होते हैं जो एक्सेप्टेड पैरामीटर्स हैं WHO या फिर जो भी रिनाउंड सेक्टर की कंपनीज है केमिकल की, और उसको फ्यूमिगेशन करते वक्त उनका पूरा ध्यान रखा जाता है कितना अमाउंट में हमें उसका पेस्टिसाइड का छिड़काव मतलब यूज़ करना है वहाँ पे। फ्यूमिगेशन किया जाता है या स्प्रे किया जाता है? फ्यूमिगेशन किया जाता है, फिर सर ढक दिया जाता है, जहाँ तक मैंने प्रैक्टिसेस देखी हैं अभी तक। अपने फूड सिक्योरिटी है, जी सर, लेकिन फूड वेस्टेज भी बहुत है, कितना है अंदाजन आपको? सर अभी हाल ही में शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अराउंड 23% ऑफ जो फूड है वो वेस्ट होता है अभी अपने देश में? अपने देश में। बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल पे कितना हो रहा है? सॉरी सर इसका आपको अच्छा, मान लो आपको RS ऑफिसर बना दिया जाए, सीकर में ही बना दें, जी सर। तो फूड वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या करो? सर फूड वेस्टेज के लिए कंट्रोल करने के लिए ये है कि आप लीकेजेस की जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ लीकेजेस के प्रावधान है, जैसे बैग्स की जगह आप कंटेनराइज मूवमेंट कराइए, और हुक्स वगैरह यूज़ करते हैं बैग्स के लिए, वो ना करके डायरेक्ट हैंडलिंग करके आप रखवाइए। और एक वेस्टेज का ये भी सोच रहा है कि जो ट्रक वगैरह के अंदर हैं वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है, साफ़ सफाई ढंग से नहीं होती, तो बेटर आप क्लीनिंग और हाइजीन मेंटेन करें हम, क्योंकि उसमें सीमेंट वगैरह यूज़ किया था सेम ही गाड़ी से, तो उसमें वो कंटामिनेशन। हमारे स्वामीनाथन साहब ने एक वर्ड यूज किया, न्यूट्रिशनल हंगर। जी सर। कोई क्या है मतलब इसका? सर मैं इसको इस तरह से देखना मतलब बोलना चाहूँगा कि हंगर की एक समस्या थी, वो तो हमने अभी अनाज देख करके कर दी, गेहूं और चावल देख करके, परंतु बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन C, आयरन वगैरह, वो लोगों की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हंगर के अंदर एक न्यूट्रिशनल हंगर, क्योंकि मतलब भूख तो हम मिटा दें, लेकिन आप व्यक्ति स्वस्थ भी रहे और ऊर्जावान रहे, इसके लिए कि हम उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करें, तो वो फूड फोर्टिफिकेशन वगैरह जैसे टेक्निक्स हम इन्वॉल्व करें, फूड जो खाद्य सुरक्षा हम जो दे रहे हैं उसके अंदर फोर्टिफाइड हम फार्मर्स को जो यूरिया सप्लाई कर रहे हैं अभी, उसमें कोई नीम का शब्द साथ जोड़ा है क्या? जी सर जोड़ा है। क्यों जोड़ा है? सर सरकार ने नीम कोटेड यूरिया लाई है, उसके लाने के सर कई कारण हैं। पहला है कि पहले इसका लीकेज होता था, जैसे सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र होता था, तो उसका मिसयूज़ मतलब आपका सब्सिडी लीकेज है, उस जाना चाहिए था खेतों में, और पता नहीं कहीं इंडस्ट्रीज में वहाँ यूज़ होता था। तो नीम कोटेड करने से ये कि पर्टिकुलरली अब वो आइडेंटिफाई हो गया है, वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। सेकंड है कि इसमें लीचिंग इफेक्ट है, लो लीचिंग होती है, वो धीरे धीरे लीचिंग होती है सॉइल के अंदर, नीम कोटेड यूरिया की खास बात है। तो वो बेटर रिटेंशन होता है वाटर का, वाटर की एफिशिएंसी बढ़ती है सर उसके अंदर। सीकर में अभी यूनिवर्सिटी बनी, उसका नाम क्या है?
सर मेडिकल यूनिवर्सिटी सीकर में है? सीकर में, अच्छा शेखावटी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान चल रहा है। नहीं नहीं, बनी हुई है वो तो कटराथल में। उसका नाम क्या है? दीनदयाल जी से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? सर दीनदयाल आप सीकर शहर के हो या बाहर के हो? सर मेरा मूल निवास तो सीकर रहा है, परंतु मैं पढ़ाई वो सारी जयपुर में ही हुई है, तो सीकर मेरा मतलब मूल निवास एंसेस्टर प्लेस रहा है मेरा। ये मैसरा कहाँ पे है जो आपने बताया? सर मैसरा रांची के अंदर है, झारखंड की राजधानी रांची में। बिट्स का कैंपस है? बीआईटी मैसरा का कैंपस। बिट्स के और कैंपस कहाँ कहाँ पे? सर बीआईटी सर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा रांची। दोनों बिरला सेमी फैमिली के थे और इसके कैंपस हैं पिलानी, हैदराबाद, गोवा, बिट्स पिलानी के। और जो बीआईटी मैसरा इसके नोएडा और बाहर भी हैं कैंपसेस, और जयपुर में भी एक्सटेंशन सेंटर है और देवगढ़ में भी इनका एक्सटेंशन, पटना में भी है सर। जयपुर में बिरला जी के नाम से कोई बड़ा जगह है क्या, अट्रैक्शन? सर है, बिल्कुल है। क्या? लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बिरला टेम्पल है, बिरला ऑडिटोरियम है, बीएम बिरला ऑडिटोरियम है, और एक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, और खुद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है सर। ठीक।